पहला क्वेश्चन है वो आपको ये रहा, इफ अ क्लाइंट हु इज रिसीविंग IV फ्लूइड्स डेवलप टेंडरनेस, वार्मथ, एरिथमा एंड पेन एट द साइड, द नर्स सस्पेक्ट्स। तो यदि किसी पेशेंट को यदि किसी मरीज को IV फ्लूइड है जो एडमिनिस्टर किया जा रहा है, तो वहाँ पर उसको क्या हो रहा है, कोमलता हो रही है, मतलब यहाँ पर टेंडरनेस हो रही है, गर्मी भी देखने को मिल रही है, लालिमा भी हो रही है, लालिमा मतलब रेडनेस हो रहा है, एरिथमा हो रहा है। तो यहाँ पर जहाँ पर जो IV फ्लूइड के लिए आपने कैथेटर इंसर्ट किया है वहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, क्या आपको लगेगा कि इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, सेप्सिस हुआ है, फ्लेवाइटिस हुआ है कि फ्लूइड ओवरलोड हुआ है, क्या हुआ है। यदि किसी पेशेंट को आप IV फ्लूइड एडमिनिस्टर करते हैं और उस जगह पर यदि ये सभी साइन देखने को मिलते हैं, दैट मीन्स आपके पेशेंट को क्या हो गया है, फ्लेवाइटिस। फ्लेवाइटिस का मतलब क्या होता है, जो आपकी वेन्स है इसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन का होना। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज फ्लूइड ओवरलोड होने के कारण इन्फिल्ट्रेशन की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो यहाँ पर लेकिन जो सभी बताएं कि गर्माहट भी है, दर्द भी हो रहा है, टेंडरनेस है और रेडनेस है, ये सभी साइन किसके हैं, इन्फेक्शन के। तो यहाँ पर क्या हो गए, फ्लेवाइटिस। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंटेशन गाइडलाइंस आर करेक्ट। तो यहाँ पर है जो एक आपको दस्तावेजीकरण निर्देश दिए गए हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो सही पॉइंट्स क्या हैं आपके। ऑप्शन है आपको, ये 4 ऑप्शन है, फिर इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। क्लियर, देखिए नाउ इट इज़ ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, इरेज और यूज करेक्टिंग फ्लूइड टू कम्प्लीटली डिलीट मिस्टेकन एंट्रीज, not problem as they occur in an orderly sequential manner, document nursing intervention as closely as possible to the time of their execution, carefully document all the factors that compromise patient safety and contribute to patient harms। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि यदि डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपका सही गाइडलाइन क्या होगी। तो यहाँ पर इरेज तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, क्या है हमारा, इरेज तो हमें नहीं करना है। नोट प्रॉब्लम्स एज दे अकर इन एन ऑर्डरली और सिक्वेंशियल मैनर, ये आपको करना है, ये सही है। जब आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको नोट तो करना ही है, लेकिन सिक्वेंशियल मैनर में, मतलब पॉइंट वाइज पॉइंट करना है। डॉक्यूमेंट नर्सिंग इंटरवेंशन एज क्लोजली एज पॉसिबल टू द टाइम ऑफ देयर एग्जीक्यूशन, या फिर केयरफुली डॉक्यूमेंट ऑल द फैक्टर्स दैट कंप्रोमाइज पेशेंट सेफ्टी एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू पेशेंट हार्म। तो यहाँ पर आपका जो सही पॉइंट डॉक्यूमेंटेशन के लिए होगा वो क्या होगा, दूसरा, कि डॉक्यूमेंट नर्सिंग इंटरवेंशन एज क्लोजली एज पॉसिबल टू द टाइम ऑफ देयर एग्जीक्यूशन। आप यदि कुछ भी एज अ नर्स है, जो आपने जो भी प्लानिंग वगैरह की है, तो आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उन सभी को क्या करना है, जिस टाइम पे जो भी चीज़ें आपको करनी है, प्लान की हुई हैं, इंटरवेंशन का मतलब जो चीज़ें आपको करनी है, तो वो सभी चीज़ें क्या करना है आपको एज टाइम टू टाइम है जो मैनेज करनी होंगी। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा डॉक्यूमेंटेशन को लेके बी और सी होगा, ना तो डी होगा ना ही ए होगा, ना ए और ना डी। तो यहाँ पर AC BC BCD ABCD, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा B एंड C। क्या होगा, B एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट्स वुड यू यूज एन ओरल थर्मामीटर। कौन से रोगी के लिए आप मौखिक थर्मामीटर का उपयोग करेंगे। इनमें से जो मरीज बताए गए हैं, एज बताई गई है, किसमें आप ओरल थर्मामीटर यूज़ कर सकते हैं। 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट में, क्या 6 महीने के बच्चे में, पेशेंट रिसीविंग ऑक्सीजन थेरेपी, अनकॉन्शियस पेशेंट, या 42 साल की हेल्दी महिला के लिए। तो ओरल थर्मामीटर 6 महीने के बच्चे को नहीं देंगे, बच्चा है जो निगलने की कोशिश करेगा, जिसको ऑक्सीजन थेरेपी दी जा रही है उसको भी नहीं दे सकते हैं, ये भी नहीं होगा। मरीज बेहोश है तो इसको भी नहीं दे सकते। जो हेल्दी लेडी है 42 साल की, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, When a fire occurs in a patient room, the nurse priority should be to। यदि किसी मरीज के रूम में आग लग जाती है तो आप एज अ नर्स क्या करेंगे। एक्सटिंग्विश द फायर, आग को बुझाएंगे, अलार्म को बजाएंगे, हेल्प के लिए दौड़ेंगे, या फिर पेशेंट को बचाएंगे, क्या करेंगे आप।
तो यहाँ पर यदि कहीं पर भी आग लगती है तो एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आपकी अपने पेशेंट को बचाना। क्या है कि फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है अपने मरीज की रक्षा करना, मतलब उसको सेव करना। तो यहाँ पर आप क्या होगा, मरीज को बचाएं, जिस पेशेंट को बचा रहे हैं तो उसको बचाएं। अलार्म बाद में भी आप बजाएं, हेल्प के लिए दौड़ें, लेकिन जो पेशेंट आपके सामने है एट अ टाइम आपको उसको बचाना होगा, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट के कमरे की बात की जा रही है और फर्स्ट प्रायोरिटी भी पूछा है। नेक्स्ट वन, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इन अ हॉस्पिटल सेटिंग। तो हॉस्पिटल में हमें इन्फेक्शन फैलने से रोकना है तो क्या करेंगे, सबसे अच्छी मेथड क्या होगी, यूजिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। कोविड के टाइम में तो पीपीई मिलना मुश्किल हो गया था, तो ये तो नहीं हो सकता है, ये हो सकता है बट लार्ज वे पे आप नहीं कर सकते। एक पेशेंट के पास जाएंगे पीपीई पहन के, दूसरे के पास जाएंगे तो उसको और इन्फेक्शन दे के आएंगे। हैंड हाइजीन, वियरिंग ग्लव्स या स्टरलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट। तो यहाँ पर इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए हॉस्पिटल की बात की गई है, तो हैंड हाइजीन मतलब कि हैंड वॉशिंग, क्या है, हैंड वॉशिंग है जो बेस्ट वे है। अब आप बताइए कि WHO के अकॉर्डिंग हैंड वॉशिंग की टोटल कितनी टेक्निक है, कितनी स्टेप हैं जो यूज़ किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्किन टर्गर में बी असिस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। तो स्किन टर्गर को आप कैसे चेक कर सकते हैं, लाइटली पिंचिंग अ फोल्ड, स्किन फोल्ड, इंटेंडिंग विद द फिंगर टिप, उंगलियों से पहचान करके, टचिंग टू डिटेक्ट मॉइस्चर, या फिर यूजिंग स्पेशल लाइटिंग। किसके थ्रू आप स्किन टर्गर चेक कर सकते हैं, स्किन टर्गर चेक करने के लिए त्वचा में जो आपकी स्किन है कितनी पिंच हो रही है उससे आप ज़्यादा प्रॉपर पता कर सकते हैं। टर्गर का मतलब यहाँ पर है कि आपकी स्किन में कितने फोल्ड्स देखने को मिल रहे हैं, तो होगी त्वचा की तह को हल्के से दबाना। लाइटली पिंचिंग अ स्किन फोल्ड, प्रेस कीजिए, वेट कीजिए, कितनी देर में बैक होती है तो वो किससे पता चलेगा, स्किन टर्गर का। नेक्स्ट वन, द नेम ऑफ अ नर्सिंग डायग्नोसिस इज लिंक्ड टू द एटियोलॉजी विद द फ्रेज। नर्सिंग निदान का नाम वाक्यांश के साथ इटियोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, यदि आप नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं मतलब कुछ कॉज है, यदि किसी को ट्यूबरक्लोसिस हुआ है या आपके पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम हुई है, तो यहाँ पर एक फ्रेज बनाते हैं हम। तो यहाँ पर वो किस तरीके से बनेगा, बात की जा रही है किसकी, बात की जा रही है यहाँ पर डायग्नोसिस की, इटियोलॉजी को लेके, इटियोलॉजी से जुड़ी हुई है। तो ये क्या होगा, एविडेंस्ड बाय, रिलेटेड टू, ड्यू टू, या फिर मैनिफेस्टेटेड बाय। मैनिफेस्टेटेड का मतलब तो किसी लक्षण के कारण हुआ है, क्या है, लक्षण मतलब कोई बीमारी है उसके साइन सिम्टम के कारण एक डेवलप हुई है, जैसे बर्न यहाँ पे मैन हो गया। तो यहाँ पर यदि इटियोलॉजी मेन रीजन के कारण यदि आप कुछ जो डायग्नोसिस बनाते हैं तब आपका पॉइंट क्या होगा, एविडेंस्ड बाय का तो मतलब होगा कि जैसा दिख रहा है वो होगा, ड्यू टू मतलब किसी चीज़ के कारण हो रहा है, लेकिन मेन जो कॉज है वो क्या होगा, तो वो होगा यहाँ पर रिलेटेड टू, क्या होगा, रिलेटेड टू। ये चीज़ याद रखिए, यदि कोई साइन सिम्टम के जो नंदा डायग्नोसिस है आपका उसको आप पढ़ लीजिए एक बार, जो आपका फंडामेंटल में नंदा डायग्नोसिस है उसको आप पढ़िए तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। यदि कुछ लक्षण शो हो रहे हैं तो मैनिफेस्टेटेड हो सकता है, एविडेंस्ड हो सकता है, किसी के कारण, किसी दूसरी चीज़ के कारण हुआ है तो ड्यू टू हो सकता है, जैसे डिहाइड्रेशन हो जाए, ड्यू टू किसके कारण हो जाए, लूज मोशन के कारण भी हो सकता है, डायरिया के कारण हो सकता है। रिलेटेड टू मतलब यहाँ पर मेन इटियोलॉजी क्या है, तो वो होगा रिलेटेड टू। नेक्स्ट वन इज, विच एक्शन वुड बी अ प्रायोरिटी इन प्रिवेंटिंग अ पेशेंट फ्रॉम डेवलपिंग अ प्रेशर अल्सर। यदि आपके मरीज को प्रेशर अल्सर हुआ है, यदि आपके मरीज को प्रेशर अल्सर हुआ है तो एज अ नर्स आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, रोकने के लिए आपको उसको प्रिवेंट करना है। यदि आपके पेशेंट को प्रेशर अल्सर होने का रिस्क है तो आप कैसे प्रिवेंट करेंगे, यूजिंग एन एयर इन्फ्लेटेड रिंग टू रिलीव प्रेशर और एरिया, यूजिंग अ माइल्ड सोप व्हेन क्लींजिंग द स्किन, मसाजिंग एनी रेडेंड एरिया फ्रिक्वेंटली, यूजिंग वाटरप्रूफ मटेरियल ऑन द बेड। किसके थ्रू आप अपने पेशेंट को जो प्रेशर अल्सर और डेक्यूबिटस अल्सर है वो डेवलप होता है तो उससे बचा सकते हैं, तो वो होगा आपका माइल्ड सोप व्हेन क्लींजिंग द स्किन। जब आप पेशेंट की स्किन को
क्या कर रहे हो, क्लीन कर रहे हो, तो आपको माइल्ड सोप यूज़ करनी। ज़्यादा हार्ड और ज़्यादा केमिकल वाली सोप भी नुकसान कर सकती। एयर इन्फ्लेटेड ड्रिंक से प्रेशर रिलीव होने के चांसेस हैं, बट यहाँ पर उसको बैक पेन भी स्टार्ट हो सकता है। एनी रेडेंड एरिया फ्रिक्वेंटली मसाज करने से भी कुछ नहीं होगा। यहाँ यदि यहाँ पे आपको ऑप्शन होता कि उसकी पोजीशन बार बार बदलते रहेंगे तो ये आपका आंसर हो सकता था, बट यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे आप उसकी स्किन को जब क्लीन कर रहे हैं तो क्या करना है, माइल्ड सोप का इस्तेमाल कीजिए। यदि ज़्यादा हार्ड सोप या ज़्यादा केमिकल वाली सोप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर उसकी स्किन क्या हो सकती है, रेड हो सकती है और प्रॉब्लम भी उसको हो सकती हैं, इरिटेशन वगैरह भी हो सकता है। नेक्स्ट वन, द नर्स डिमॉन्स्ट्रेट एक्टिव लिसनिंग बाय। तो एज अ नर्स है जो आप यदि एक्टिव लिसनर हैं तो क्या करेंगे, रिपीटिंग एवरीथिंग द क्लाइंट सेज टू क्लैरिफाई, assuming a relaxed posture and leaning toward the client, smiling and nodding continuously throughout the interview, या फिर agreeing with the client। क्या आप यहाँ पे करेंगे? तो यहाँ पर यदि आप एक्टिव लिसनर हैं तो आपका जो क्लाइंट कह रहा है आप उसको बार बार रिपीट करेंगे तो इरिटेट और होकर भाग जाएगा, और आपको हमेशा स्माइल करते रहेंगे तो पता चलेगा पेशेंट कोई अपनी दुख भरी प्रॉब्लम बता रहा है, आप हंस रहे हैं तो और गुस्सा होगा। और यदि पेशेंट आपको जो भी बता रहा है उस चीज़ से एग्री करते हैं, यदि वो कुछ गलत भी बता रहा है और आप उससे एग्री करते हैं तो वो भी सही नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको एक रिलैक्स पोस्चर में बैठ के उसकी तरफ है जो देखना है और प्रॉपरली सुनना है, उसकी तरफ देखना है और प्रॉपरली सुनना है। नेक्स्ट वन, द रेशनल फॉर द यूज़ ऑफ लेग एक्सरसाइज आफ्टर सर्जरी इज दैट लेग एक्सरसाइज। तो कोई भी सर्जरी होती है जो पैरों की एक्सरसाइज के लिए कहा जाता है, लेग एक्सरसाइज के लिए डॉक्टर कहते हैं। तो लेग एक्सरसाइज क्यों है जो यहाँ पे करवाने को कहते हैं, मेंटेन फंक्शनल एबिलिटीज़, प्रोवाइडेड डाइवर्सनल एक्टिविटीज़, प्रमोट रेस्पिरेटरी फंक्शन या फिर इंक्रीज वीनस रिटर्न। क्यों यहाँ पे कहा जाता है, फंक्शनल एबिलिटीज़ के लिए, डाइवर्सनल के लिए कि रेस्पिरेटरी के लिए तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज की एडवाइस की जाएगी। डाइवर्जन के लिए यहाँ पर आप हैवी एक्सरसाइज वगैरह कर नहीं सकते हैं तो ये भी नहीं होगा आपका, ना ही फंक्शनल के लिए कहेंगे। यहाँ पर होता है वीनस रिटर्न के लिए, कोई भी सर्जरी हो उसके बाद है जो ब्लड फ्लो के लिए, इसके लिए ब्लड फ्लो आपके जो पाँव में या फिर कहीं पर भी एरिया में, तो मोस्टली कोई भी सर्जरी होती है डॉक्टर आपको पैर मूव करने की एडवाइस करते हैं। पैर के स्पेशली पंजों के यहाँ पर पूरी फिंगर्स को मूव करने की सलाह देते हैं। वो क्यों करते हैं, ताकि वीनस रिटर्न क्या हो जाए, वापस हो जाए, सिरा परक वापसी बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन इज कन्वर्टेड फर्स्ट इनटू। तो ग्राफियन फॉलिकल है आफ्टर ओव्यूलेशन, मतलब एग रिलीज होने के बाद सबसे पहले किस में कन्वर्ट होती हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस, ल्यूटियम, स्ट्रिएटम या फिर ट्रेपेजोडियम में, किस में सबसे पहले कन्वर्ट होती हैं। तो ओव्यूलेशन में क्या होता है, एग रिलीज होता है। डिपेंड करता है कि किसी भी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ है जो कितनी है, किसी में 28 डेज में है जो पीरियड्स आ जाते हैं, तो मतलब 14वें दिन क्या होता है, एग रिलीज होगा। ये डिपेंड करता है साइकिल पर, मंथली जो आपकी साइकिल है कितने दिनों में आती है। तो ओव्यूलेशन में क्या होगा, एग रिलीज होगा। ओवा को ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल्स के नाम से भी जाना जाता है, जो ओवा रिलीज होता है उसको, ओवम को। तो यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल क्या है, ग्राफियन फॉलिकल है ओव्यूलेशन, मतलब एग रिलीज करने के बाद सबसे पहले किस में कन्वर्ट होती है, तो वो कन्वर्जन होगा कॉर्पस ल्यूटियम में। क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट वन इज डार्क बैंड ऑफ स्केलेटल मसल आर कंपोज्ड ऑफ दीज फिलामेंट। तो जो स्केलेटल मसल होती है उनमें डार्क बैंड होते हैं, तो वो किसके होते हैं, एक्टिन के, मायोसिन के, सार्कोमियर के कि ट्रोपोनिन के, किसके रहते हैं, तो वो होते हैं जनरली मायोसिन के। किसके, मायोसिन के। जो स्केलेटल मसल है, आपने अलग अलग टाइप की मसल पढ़ी, स्केलेटल, कार्डियक, स्ट्रिएटेड, तो यहाँ पर स्केलेटल मसल में पूछा है कि जो फिलामेंट्स होते हैं, डार्क बैंड होते हैं, वो किसके होते हैं, वो होते हैं मायोसिन के। नेक्स्ट वन, ल्यूकोसाइट हैविंग लार्जेस्ट डायमीटर। ल्यूकोसाइट का मतलब क्या होता है, जो WBC सेल्स होती हैं, तो सबसे अधिक डायमीटर वाली WBC सेल कौन सी है, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, इसोनोफिल या फिर बेसोफिल।
सबसे हाईएस्ट डायमीटर वाली होती हैं मोनोसाइट्स। क्या होती हैं? मोनोसाइट्स। सबसे ज़्यादा डायमीटर की बात करें हम तो वो क्या होंगी? वो होंगी मोनोसाइट। ईसोनोफिल एक्टिवेट होती हैं जनरली कुछ एलर्जी वगैरह हो, क्या हो? एलर्जी वगैरह हो। नेक्स्ट वन, सिंगल बोन ऑफ स्कल, खोपड़ी की एक ओनली सिंगल बोन है, वो कौन सी होती है? पैराइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल या फिर स्फेनॉइड? तो यहाँ पर ओनली सिंगल बोन की बात की जा रही है। खोपड़ी की जो हमारी स्कल में जो बोन होती हैं, क्या है? स्कल में बोन होती हैं, तो यहाँ पर टोटल 22 बोन्स होती हैं। कितनी? 22 होती हैं। कितनी होंगी? 22 बोन होती हैं। तो इन 22 बोन में से जो ओनली सिंगल बोन होती है वो कौन सी होगी? सिंगल में रहती है। बात की गई है कि कितनी होती है। एक पेयर में तो जनरली होती है पैराइटल, टेम्पोरल, क्या होती हैं? पैराइटल भी होती है, टेम्पोरल भी होती है। लेकिन अनपेयर्ड बोन होती हैं, फ्रंटल भी होती है। अनपेयर्ड मतलब जोड़ी में नहीं होती हैं, जो वो होती है फ्रंटल भी, ऑक्सीपिटल, स्फेनॉइड और एथेमॉइड। तो यहाँ पर फ्रंटल भी दिया है और स्फेनॉइड भी दिया है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न तो नहीं है। बट यदि यहाँ पर हम पैराइटल हो गया आपका, टेम्पोरल हो गया, ये दोनों किस में होती हैं? पेयर्ड होती हैं। क्या है? पेयर्ड हैं। लेकिन यहाँ पर फ्रंटल और स्फेनॉइड क्या है? 4 होती हैं जनरली। 4 कैसी होती हैं? अनपेयर में होती हैं। फ्रंटल, स्फेनॉइड, ऑक्सीपिटल और एथेमॉइड। तो ये 4 कैसी होती? अनपेयर में होती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मैच्योर बोन फॉर्मिंग सेल्स। बोन बनाने वाली विकसित कोशिका कौन सी है? कॉन्ड्रोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट। क्या होगा? तो बोन फॉर्मिंग सेल्स की बात की जा रही है। तो बोन बनाने के लिए जहाँ पर भी साइट वर्ड जुड़े मतलब कुछ बना रहा है, क्या है? बन रहा है। क्लास जुड़ जाए मतलब कुछ डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर ऑस्टियोसाइट क्या है? मैच्योर बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं। नेक्स्ट वन, लैरेंजियल प्रोमिनेंस और एडम्स एप्पल इज पार्ट ऑफ दिस लैरेंजियल कार्टिलेज। एडम्स एप्पल किस में देखने को मिलता है? एडम्स एप्पल भी आप इसको कह सकते हैं। जो मेल है जैसे जैसे प्यूबर्टी की तरफ जाते हैं, या फिर हमें भी कह सकते हैं आफ्टर द एडोलेसेंस स्टेज के बाद नेक के यहाँ पर जो एक उभरा हुआ हिस्सा दिखता है जहाँ थायराइड ग्लैंड होती है, यहीं पर लैरेंजियल कार्टिलेज के किस हिस्से में एडम्स एप्पल है जो देखने को मिलता है, या फिर लैरेंजियल प्रोमिनेंस। तो ये देखने को मिलता है थायराइड में। कहाँ पर? थायराइड में। लैरेंजियल कार्टिलेज का जो हिस्सा है थायराइड, वहाँ पर इसको ये है जो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन, अप्रॉक्सीमेटली 87.5% ऑफ वाटर एंड सोडियम इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय दिस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को है जो किडनी की कौन सी फिल्ट्रेशन यूनिट कहा जाता है? तो यहाँ पर फंक्शनल ऑफ फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर नेफ्रॉन का कौन सा हिस्सा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सोडियम और पानी का 87.5% हिस्सा एब्जॉर्ब होगा, रीअब्जॉर्ब होगा? ग्लोमेरुलस, पीसीटी, डीसीटी या फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, किस में जाके है जो स्टोर होगा? तो वो होता है पीसीटी में। किसमें? पीसीटी में। नेक्स्ट वन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट इज कंप्लीटेड इन। तो हमारे शरीर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का पाचन पूरे तरीके से कहाँ होता है? ईसोफेगस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। ये चीज़ सबको पता है कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जो खाते पीते हैं, हम सब कुछ खाते पीते हैं, उसका डाइजेशन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इवन एब्जॉर्प्शन भी यहीं पर होता है। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। मेटाबोलाइजेशन की बात कहते हैं हम तब वो होता है हमारे लीवर के थ्रू। किसके थ्रू? लीवर के थ्रू। फॉलोइंग इज नॉट आरएनए वायरस। इनमें से कौन सा है जो आरएनए वायरस नहीं है? रेट्रोवायरस, रैप्डोवायरस, एंटेरोवायरस या फिर एडिनोवायरस। तो यहाँ पर आरएनए वायरस कौन सा नहीं होगा? रेट्रो, रैप्डो, एंटेरो या फिर एडिनोवायरस। तो यहाँ पर जो एडिनोवायरस है, क्या है? एडिनोवायरस।
ये डीएनए वायरस है। ये क्या है यहाँ पर, ये जो एडिनो है ये डीएनए है। वायरस दो तरीके अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, बट बेस्ड ऑन जीनोम्स की बात करें तो हम डीएनए और आरएनए होते, कुछ सिंगल स्ट्रैंड कुछ डबल स्ट्रैंड। एडिनो वायरस क्या है, एडिनो वायरस है जो यहाँ पर कौन सा है, ये डीएनए, बाकी सभी आरएनए है। नेक्स्ट वन, प्लेग इज ट्रांसमिटेड बाय, तो प्लेग किसके द्वारा फैलता है, सैंड फ्लाइज, माइट्स, रेड फ्ली या फिर टिक्स के द्वारा। प्लेग जो एक बार महामारी भी घोषित हो चुका है, चूहों के कारण होता है। एक तो जनरली किसके कारण, चूहों के कारण। तो यहाँ पर कौन सी फ्ली के कारण ये होगा, तो होता है रेड फ्ली के कारण। चूहे के ऊपर जो छोटे छोटे कीड़े लगते हैं इसको हम चूहे या फिर रेड फ्लीज के नाम से भी जान सकते हैं, उनके थ्रू ये होता है। नेक्स्ट वन, पुटिंग ऑन सिक्वेंस ऑफ पीपीई, पीपीई पहनने का सही सिक्वेंस क्या होगा, तो यहाँ पे आपको ये सही बताऊँ तो ज़्यादा बेटर होगा। सबसे पहले आप क्या पहनेंगे, गाउन, देन मास्क, देन गॉगल एंड लास्ट वन इज द ग्लव्स। गाउन, मास्क, चश्मा, आफ्टर दैट दस्ताने, सबसे एंड में आपको क्या पहनने हैं, ग्लव्स। पहले गाउन, फिर मास्क, फिर आपका गॉगल्स एंड आफ्टर दैट ग्लव्स। पीपी प्रोटेक्टिव, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे आपको जोड़ियाँ मिलानी है। ये देखिए सबसे अच्छी जोड़ी है, एक साइड इम्यूनोग्लोबुलिन दिए गए हैं, एक साइड एक कब रिलीज होंगी, यहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन है, और एक कब है जो निकलेंगी या फिर रिलीज होंगी, IgM, IgG, IgA, IgE। दूसरी तरफ दिया गया है इन द सीरोम्यूकस सीक्रेशन आफ्टर द प्राइमरी एंटीजन स्टिमुलस सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। चौथे में प्लाज्मा, एंड में सीरम। अब यहाँ पर बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर प्लाज्मा वाले में तो यहाँ पर किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये प्लाज्मा वाला सेक्शन है जो इन इम्यूनोग्लोबुलिन से नहीं है। तो जहाँ पर भी डी ना हो जिन ऑप्शन में, आप उसको देखिए किसमें डी नहीं है। फर्स्ट में भी डी नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, ओनली फोर्थ में है। तो मतलब ये तो आपका डी ऑप्शन तो नहीं होगा। क्लियर है, डी आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर IgM ये निकलता है जनरली प्राइमरी एंटीजन स्टिमुलस है। क्या है, प्राइमरी एंटीजन स्टिमुलस। फिर है आपका IgG, IgG होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स में, सबसे लार्ज वे में है जो एविडेंट फॉर्म में पाया जाता है। फिर आता है आपका IgA, क्या है, IgA ये होगा सीरोम्यूकस, बलगम या फिर कुछ आप बलगम यदि आप जो थूकते हैं स्पिट करते हैं उसमें हो सकता है। IgE जनरली एनाफिलैक्टिक रिएक्शन में देखने को मिलेगा, बट इस सीरम में भी मिल सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा फर्स्ट का B, दूसरे का C, तीसरे का A और चौथे का E। दैट मीन्स आपका आंसर ना तो B होगा, आपका आंसर होगा A। क्लियर, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट वन, इनबॉर्न इम्यूनिटी इज, इनबॉर्न इम्यूनिटी कौन सी है, इनेट, नेचुरल एक्टिव, नेचुरल पैसिव या फिर नन ऑफ द अबव। कौन सी इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी। तो इनेट है यहाँ पर नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। क्या है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट वन इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो कौन से फैक्टर इसको बढ़ावा देंगे, एग्रीगेट करेंगे, पेशेंट सक्सेप्टेबिलिटी, माइक्रोबियल एजेंट, इन्वायरमेंटल फैक्टर या फिर इन्वेजिव प्रोसीजर। जो यहाँ पर फैक्टर है नोजोकोमियल इन्फेक्शन को बढ़ावा दे रहे हैं वो कौन से होंगे। ऑप्शन में अब यहाँ पे 4 आपको पॉइंट दिए गए हैं, तो ऐसे सही कौन से होंगे, ABCD, BCD या फिर ABD। कौन सा होगा आपका आंसर, आप लोग भी बताइए। तो ये चारों फैक्टर नोजोकोमियल इन्फेक्शन के लिए या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के लिए चारों है जो रिस्पॉन्सिबल हो सकते। पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी मतलब पेशेंट की सहनशील क्षमता कितनी है, वीक इम्यूनिटी वाला तो नहीं है। माइक्रोबियल एजेंट वीक वीरुलेंस वाला है, पैथोजेनिसिटी वाला है।
इन्वायरमेंटल फैक्टर, किस तरीके का माहौल है, बारिश के वेदर में आप हॉस्पिटल में रुक जाइए, आप कोई ना कोई बीमारी लेके ही आ जाएंगे। इन्वेसिव प्रोसीजर, मतलब कोई इन्वेसिव काटपीट वाला प्रोसीजर तो नहीं हुआ है। नॉन इन्वेसिव मतलब होता है बिना कट लगाए हुए ही, बिना आपको दर्द हुए कोई प्रोसीजर का हो जाना। इन्वेसिव का मतलब क्या होगा कि आपको कुछ ना कुछ काटपीट करके है जो यूज़ किया गया, सर्जरी वगैरह की गई, तो ये सभी फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्या होंगे? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन और नोजोकोमियल इन्फेक्शन दोनों के लिए क्या है, सभी फैक्टर है जो प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, डायग्नोस्टिक इन लेबोरेटरी फॉर एस निमोनिया इज। एस निमोनिया के लिए प्रयोगशाला में कौन सा परीक्षण किया जाएगा? बाइल सॉल्युबिलिटी, ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी, बोथ ऑफ दी अबव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोनों किए जाएंगे, बाइल भी और ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, क्या है यहाँ पर? डायग्नोस्टिक टेस्ट है एस निमोनिया के लिए, तो ये दोनों टेस्ट यहाँ पे किए जाएंगे। क्या है? दोनों टेस्ट हैं जो यहाँ पे किए जाएंगे। ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी है जनरली एक तरीके का ससेप्टिबिलिटी टेस्ट है। क्या है? ससेप्टिबिलिटी टेस्ट है। ए स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनिया को अल्फा हीमोलाइटिक निमोनिया जो वेरिएंट होते हैं, जैसे कोविड के वेरिएंट आए थे उसी तरीके से, तो यहाँ पर ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी टेस्ट है। क्या है? ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी टेस्ट है, ये डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्पेसिफिक इन डायग्नोसिस ऑफ एड्स। तो एड्स के लिए सबसे अच्छा है जो डायग्नोस करने के लिए टेस्ट क्या होगा? IHA, एलिजा, वेस्टर्न ब्लॉट या फिर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। कौन सा टेस्ट सबसे बेस्ट है जो डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जाएगा? अब यहाँ पे आप दो टेस्ट में कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं बता दूँ, डायग्नोस करने की बात की जा रही है तो एलिजा, कंफर्म करने की बात की जाए कि यदि आपको डायग्नोसिस की जगह कंफर्म आ जाता है तब आप कहेंगे वेस्टर्न ब्लॉट। क्या कहेंगे? वेस्टर्न ब्लॉट। लेकिन ओनली डायग्नोसिस के लिए कहा जा रहा है तो आपको क्या कहना है? एलिजा, वेस्टर्न ब्लॉट नहीं करना। यदि इस डायग्नोसिस की जगह आपको कहते कंफर्म कैसे होगा, तो अब आपको कहना था वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। HIV एड्स में से जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एक तो ड्रग ऑफ चॉइस आती है एंटीवायरल ड्रग जिटोबिडिन। यदि माँ अपने बच्चे को फीड करा रही है, लैक्टेटिंग मदर है, तो नेवेरापाइन दिया जाएगा, माँ से बच्चे को ना हो एड्स। क्लियर है? RTD के जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट डिसीज़ हैं, इनके लिए अलग अलग जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे टेस्टिंग के लिए है जो खोले जाते हैं, सेंटर खोले जाते हैं जहाँ पे आपका चेकअप वगैरह है जो हो सकता है। मेन रीज़न क्या होता है इसका? निडल प्रिक से हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिशन भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेप टू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट इन MS Word 2007। तो MS Word में नए डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इनको आप स्टेप बाय स्टेप क्या कीजिए? अरेंज कीजिए। सिलेक्ट न्यू, क्लिक ऑन ब्लैंक डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन क्रिएट, क्लिक ऑफिस बटन। आप कैसे? यदि आपने अपना लैपटॉप ऑन किया है, अब आपको कुछ अपना नया है जो नोट्स वगैरह बनाने हैं, तो आप कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो आप ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे। क्लियर? फिर उसमें से कुछ न्यू है जो सिलेक्ट करेंगे, फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे खाली, मतलब आप अपने हिसाब से उसमें फॉर्मेट डालेंगे, देन आफ्टर आप क्रिएट करेंगे। दैट मीन्स 4 1 2 3 4 1 4 तो यहाँ से कहीं से नहीं, ये है यहाँ से D से 4 1 2 3। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ CPU इन द लिस्ट गिवन बिलो। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की यहाँ पर पार्ट कौन से हैं? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, कीबोर्ड या मेमोरी यूनिट। अब इनमें से कौन से हैं जो CPU के पार्ट हैं? तो CPU के पार्ट हैं यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के। कीबोर्ड तो आउटसाइड होगा तो ये तो नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड आउटसाइड रहता है तो ये नहीं होगा। यहाँ पे होगा आपका मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ALU। क्लियर? नेक्स्ट वन है यहाँ पर आइडेंटिफाई फीचर्स ऑफ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द लिस्ट गिवन बिलो। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं क्या हैं? बेस्ड ऑन कमांड, मल्टी यूजर सिस्टम, ओनली वन टास्क एट अ टाइम, या फिर इनपुट ओनली थ्रू द कीबोर्ड टाइपिंग। क्या होगा यहाँ पर?
तो यहाँ पर अब ये 4 आपको दिए गए हैं फीचर, इनमें से सही कौन सा होगा? कमांड बेस्ड होता है, एक बार में एक ही टास्क होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, ओनली कीबोर्ड के थ्रू ही आप टाइपिंग कर सकते हैं। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, मल्टी यूज़र लैपटॉप में होगा आपके, कमांड बेस्ड होगा, एक बार में एक ही काम कर सकते हैं आप, और कीबोर्ड से ओनली टाइपिंग आप कर सकते हैं। फोर्थ, सेकंड एंड फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, क्या होगा? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनके सबसे मेन कंपोनेंट्स क्या थे? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर या फिर एआई? एआई है क्या? नहीं है, एआई अभी रिसेंट के में है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे इनके मेन क्या थे? वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट वन है, यहाँ पर आपको अब असर्शन दिया गया है और सही गलत पहचानना है। असर्शन रीजन, डायरेक्शन है और रीजन है, तो सही आपको बताना है। असर्शन, फर्स्ट असर्शन में कहा है इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड इज डिजिटल वर्जन ऑफ पेपर रिकॉर्ड। क्या है यहाँ पर? जो इलेक्ट्रिक मेडिकल रिकॉर्ड होते हैं ये क्या है? डिजिटल वर्जन है, पेपर की जगह लिख लो या लैपटॉप या डेस्कटॉप में लिख लो। रिलेटेड टू पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल रिकॉर्ड में पेशेंट की हिस्ट्री ही लिखी जाएगी, मतलब एज पर जो आपका असर्शन और रीजन है दोनों ही सही है। एक कथन है जो दूसरे का कारण सही तरीके से बता रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड है पेशेंट का जो डेटा वगैरह है उसका डिजिटल वर्जन है पेपर का, और दूसरे में कहा है कि ये पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री से ही रिलेट करेगा, मतलब असर्शन और रीजन दोनों क्या है? सही है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन सा है? माउस, सीपीयू, आरओएम या फिर कीबोर्ड? रीड ओनली मेमोरी, माउस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर कीबोर्ड? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, होता है सीपीयू। बिना सीपीयू के कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, तो यहाँ पर इनपुट पूछी गई है। इनपुट में आता है आपका प्रिंटर, सॉरी आउटपुट में आएगा प्रिंटर, बाकी इंटरनल जो चीज़ें शो होती हैं, सॉरी जिनको आप टच नहीं कर सकते हैं वो इनपुट में जाएंगी, तो बारकोड हो जाएगा, जॉयस्टिक हो जाएगा, प्रिंटर आपका किस में आएगा? आउटपुट में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। पीपीटी जब हम बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या फिर क्लिक ऑन स्टार्ट, इसके थ्रू शुरुआत करते हैं हम। तो पहले स्टार्ट करिए, फिर प्रोग्राम्स निकालिए, फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, मतलब 3 2 1 क्या है? सॉरी 3 1 2, 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन? इंटरपर्सनल मतलब जो एक दूसरे से आप बात करते हैं एज अ फ्रेंड वगैरह, तो वो किस टाइप का कम्युनिकेशन है? मास, फेस टू फेस, पब्लिक कम्युनिकेशन, डायनामिक या फिर वर्चुअल कम्युनिकेशन? कौन सा होगा? तो होता है फेस टू फेस पब्लिक कम्युनिकेशन। क्या है? फेस टू फेस पब्लिक कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब कोई रेडियो पे आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं कुछ, या टीवी पे आ रहे हैं तो बड़े लेवल पे हो जाएगा, न्यूज़पेपर में आ रहे हैं। डायनामिक मतलब आपका डायरेक्ट जो कम्युनिकेशन है ये आपका इंटरपर्सनल में नहीं आएगा। वर्चुअल मतलब जो आप फ़ोन वगैरह वीडियो कॉल वगैरह से करते हैं वो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको है जो एक साइड एलिमेंट्स दिए हैं, एक साइड ऑप्शन दिए हैं कि कौन है जो कब इनको यूज़ कर सकता है। लेसन प्लान, एक्सचेंज ऑफ आइडिया, काउंसलिंग, हु रिसीव द मैसेज, क्या होगा? अब यहाँ पे जोड़ी मिलाइए, तो यहाँ पर आपका आता है लेसन प्लान, तो कौन बनाएगा? भाई टीचर बनाएगा। कौन बनाएगा? टीचर बनाएगा लेसन प्लान। फिर आइडिया एक्सचेंज करना कहलाता है कम्युनिकेशन प्रोसेस। क्या है? कम्युनिकेशन प्रोसेस। काउंसलिंग कौन करेगा? काउंसलर ही करेगा। हु रिसीव द मैसेज, रिसीवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिसीवर। A3 V1, ये देखिए A का 3 कहाँ है?
लास्ट में B1 C2 D4 विचारों का आदान प्रदान कहलाता है संप्रेषण। लेसन प्लान एक टीचर के लिए रहेगा। परामर्श और काउंसलिंग परामर्श करता ही दे पाएगा आपको, काउंसलिंग जो चाहिए काउंसलर देगा, जो मैसेज लेता है वो क्या है, रिसीवर है। नेक्स्ट वन इज 4C ऑफ कम्युनिकेशन। ए आपको MP ग्रुप 5 में आ चुका है क्वेश्चन। ये जो 4C होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के वो क्या है? क्लियर, कॉन्साइज, क्लिनिकल, कंप्लीट, कंप्लीट केस बाय केस, कॉन्साइज, करेक्ट, क्लियर, कॉन्साइज, करेक्ट, कंप्लीट, या फिर कॉन्साइज, कंटेंट, करेक्ट, कंप्लीट। क्या होगा यहाँ पर? क्लियर होना चाहिए, छोटा हो, सही हो, बट पूरा हो। जैसे आपको मैंने कुछ नोट्स दिए, भले कम दे दूं बट वो क्या हो, क्लियर हो, आपको समझ में आए, कंप्लीट हो और छोटे फॉर्म में हो। भले आपको है जो कुछ भी इस तरीके से मिक्सड अप ना किया जाए कि समझना मुश्किल हो जाए। तो वही प्रोसेस क्या है आपकी कम्युनिकेशन के 4C's होते हैं, क्लियर, कॉन्साइज, करेक्ट एंड कंप्लीट। नेक्स्ट वन, हु कैन डू काउंसलिंग प्रोसीजर। तो काउंसलिंग कौन ले सकता है? टीचर, पेरेंट, ट्रेंड काउंसलर या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो काउंसलिंग को जो ट्रेंड काउंसलर है वो ले सकते हैं। टीचर आपके स्कूल में काउंसलिंग कर सकते हैं, पेरेंट्स आपकी डेली ही काउंसलिंग करते हैं। बट यहाँ पर प्रोसीजर एज अ प्रोफेशनल की बात करें हम तो वो कौन होंगे? ट्रेंड काउंसलर। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन फंक्शनिंग के लिए, काम के लिए आपका जो इफेक्टिव तरीका है वो क्या? इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, डिक्रीज इन पेशेंट सेफ्टी, डिक्रीज नर्स सेटिस्फैक्शन, लैक ऑफ टीम कोऑपरेशन। सबसे सही तरीके से आप कैसे करेंगे? पेशेंट की सेफ्टी पे ध्यान नहीं देने पर उसको कुछ लग पड़ जाए वो तो आपके एथिक्स में ही नहीं है। डिक्रीज नर्स सेटिस्फैक्शन, यदि आप अपने काम से ही सेटिस्फाइड नहीं हैं तो मरीज की केयर क्या करेंगे? टीम में कोऑपरेशन नहीं, पता चला आप जाके अपनी मैट्रन से ही लड़ झगड़ा है कि उसने आपकी ड्यूटी नाइट शिफ्ट में क्यों लगा दी, आफ्टरनून क्यों लगा दी। तो ये तो नहीं होंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर इम्प्रूव रहनी चाहिए। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे 4 चीज़ें दी गई हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटर्न वर्बल, नॉन वर्बल विजुअल और रिटर्न एंड विजुअल। अब 2 टाइप होते हैं एक्चुअल में जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। इसके जनरली 2 तरीके होते हैं, वो कौन से हैं? एक होता है वर्बल, कौन सा होगा यहाँ पर आपका? बताइए, ABCD SD या फिर BC, कौन सा होगा? ए है वर्बल, नॉन वर्बल है, क्लियर। वर्बल और नॉन वर्बल है जो होता है, सबको पता है। दूसरा होता है आपका रिटर्न एंड विजुअल। वर्बल, नॉन वर्बल, रिटर्न एंड विजुअल, मतलब AD। कहाँ है A और D? ये रहे। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द क्यूरिकुलम ऑफ रिफ्लेक्ट इन अ कल्चर। पाठ्यक्रम एवं संस्कृति में किसको प्रतिबिंबित करता है? पाठ्यक्रम एक कल्चर को किसमें प्रतिबंधित करता है? जो आप क्यूरिकुलम सीखते हैं सोसाइटी में, होम में, एरिया में कि स्कूल में। क्यूरिकुलम आप जो भी चीज़ें सीखते हैं अपने कल्चर के लिए वो कहाँ से सीखते हैं? सोसाइटी से, किस सभ्य समाज में रह रहे हैं उससे। नेक्स्ट वन, राइट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन ऑप्शन गिवन बिलो। तो कम्युनिकेशन के जो स्टेप है वो यहाँ पे पूछे गए हैं कि पहले क्या होगा? आइडिया फॉर्मेशन, डिकोडिंग, फीडबैक, मैसेज ट्रांसमिशन या फिर इनकोडिंग। यहाँ पे आपको सीक्वेंस बताना है कि सबसे पहले क्या होगा। जब आपके दिमाग में कुछ आइडिया आएगा तभी आप किसी से कुछ बात करेंगे, मैसेज करेंगे। तो सबसे पहले आपके अंदर क्या आने चाहिए? आइडिया आने चाहिए। आइडिया आएंगे फिर आप उनको क्या करेंगे? लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? लिखेंगे। तो वो कहलाएगी आपकी डिकोडिंग। क्या होगी? सॉरी, इनकोडिंग। आपका आइडिया आया है, फर्स्ट स्टेप हो गई। दूसरे में आपने इसको क्या किया? इनकोड किया, मतलब लिखा। क्या किया? लिखा। तीसरे में आपने इसको क्या किया? सेंड किया है, किसी को भेजा है। अब जिसके पास पहुंचा है वो इस चीज़ को समझने की कोशिश करेगा, मतलब डिकोड करेगा। फिर आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? आपका फीडबैक हो जाएगी। आपने किसी को, मैंने आपको मैसेज भेजा, मेरे पास आइडिया है, जब तो मैंने आपको कुछ क्लास ली, वो मेरे आइडिया हो गए। दूसरा, मैंने उनको लिखा और आपके लिए क्लास लेके है जो
यूट्यूब पे आपके लिए क्लास अपडेट कर दी, तो मेरा मैसेज हो गया आपके लिए। अब आपने उसको पढ़ा और नीचे कमेंट लिख के मुझे दे दिए। पढ़ना आपका काम किया, मतलब आपने उसको डिकोड कर लिया है। अब आपने उसके नीचे कमेंट लिखे कि मैम क्लास अच्छी नहीं है, आप इसमें ये चीज़ और ऐड कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएगी, फीडबैक हो जाएगी। तो पूरी प्रोसेस के सही स्टेप क्या हैं, AEDBC। क्या है, AEDBC। नेक्स्ट वन इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। तो हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम है, चालन प्रणाली है, उसको स्टेप बाय स्टेप क्या होंगे, AB नोड, SA नोड, पुरकिंजे फाइबर, लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेस। क्या होगा यहाँ पर सही से, तो पहले तो SA नोड तो इनिशिएट ही करता कंडक्शन के लिए, जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है SA नोड। क्या होगा, SA नोड, देन AB नोड, फिर यहाँ पे आपका होगा लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकुलर ब्रांचेस, फिर आपका आएगा पुरकिंजे फाइबर, मतलब 2 1 4 3, 2 1 4 3 ये रहा, ऐसे नोड, AB नोड, लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेस एंड पुरकिंजे फाइबर। नेक्स्ट वन इज, अब यहाँ पे आपको कुछ साइन दिए गए हैं, उन साइन को मैच करना है। ये मैंने इसको थोड़ा सा है जो और जूम आउट कर दिया, मे भी आपको क्लियर दिख रहा होगा। मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड बिलो। एक साइड आपको लिस्ट में साइन दिए गए हैं, दूसरे साइड उन साइन को क्या मीनिंग है, उनकी क्या डेफिनेशन है या किस में देखने को मिलते हैं वो है। एक साइड है आपका रॉपसिंग साइन। क्या है, रॉपसिंग साइन, सोसियासिस साइन, ऑब्टूरेटर साइन और हॉमन साइन। दूसरी लिस्ट में कहा है, फर्स्ट में पेन इलेक्टेड इन द काफ व्हेन द फूट इज डॉर्सीफ्लेक्स्ड। ये कौन सा साइन है, आपको पता होगा, हमने कई बार पढ़ा भी है। रॉपसिंग साइन है, सोसियासिस है, हॉमन्स है, ऑब्टूरेटर साइन है। कौन सा साइन है, फिर पेन दैट अकर्स विद पैसिव इंटरनल रोटेशन ऑफ द फ्लेक्स्ड राइट थाई विद द पेशेंट ऑन सुपाइन, या फिर पेन इलेक्टेड बाय पाल्पेशन ऑफ लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट कॉजेस पेन इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट, या फिर पेन दैट अकर्स अपॉन सो एक्सटेंशन ऑफ राइट थाई विद द पेशेंट लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड। यहाँ पर ये कौन से साइन है, अलग अलग डिसीज कंडीशन में होने वाले सभी साइन है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, रॉपसिंग साइन। रॉपसिंग साइन देखने को मिलता है अपेंडिसाइटिस में। किस में देखने को मिलता है, रॉपसिंग साइन अपेंडिसाइटिस में। अब यहाँ पे आप बताइए अपेंडिसाइटिस से रिलेट करता क्या है, काफ वाला पेन नहीं है, ना ही राइट थाई विद द पेशेंट सुपाइन है। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में आप पाल्पेट करते हैं, राइट क्वाड्रेंट में पेन फील होगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये क्या है, ये अपेंडिसाइटिस का साइन है, रॉपसिंग साइन। फिर आपका आता है फिर आपका आएगा सोसियास साइन, मतलब कि यहाँ पर बी, पेन दैट अकर्स अपॉन स्लो एक्सटेंशन ऑफ राइट थाई विद द पेशेंट लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड। जब लेफ्ट साइड में पेशेंट लेटा हुआ है तो राइट साइड में क्या होगा, बाई करवट लेने पे दाई जांघ की तरफ है जो दर्द धीरे धीरे फैलेगा, वो हो जाएगा आपका, मतलब ये होगा आपका बी। अब बचते हैं आपके दो, एब्टूरेटर साइन और हॉमन साइन। तो हॉमन साइन सबको पता है, डीबीटी के केस में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलेगा, डीबीटी के केस में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ए पेन इलेक्टेड काफ एंड डॉर्सीफ्लेक्स्ड हो जाएगा आपका हॉमन साइन। क्या होगा, हॉमन साइन, मतलब डी। ऑब्टूरेटर साइन मतलब पेन दैट अकर्स व्हेन पैसिव इंटरनल रोटेशन ऑफ द फ्लेक्स्ड राइट थाई द पेशेंट ऑन सुपाइन। जब लेटा हुआ है मरीज, पैर को क्या करेगा, घुमाने की कोशिश करेगा इंटरनल साइड में, तो दर्द फील होगा, तो होगा ऑब्टूरेटर साइन। मतलब A3 B4 C2 D1। इन विच डिसीज सर्जन यूज ग्रिडरॉन इंसिजन।
किस सर्जरी में ग्रिड्रॉन इंसिजन है जो यूज़ किया जाएगा? अपेंडिसाइटिस, मेनिंजाइटिस, मायोकार्डाइटिस या फिर अपेंडिसाइटिस में। पैंक्रेटाइटिस का मतलब पैंक्रियास में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होना। फिर है मेनिंजाइटिस जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की कवरिंग लेयर है। क्या है? ब्रेन की कवरिंग लेयर है यहाँ पर, उनमें इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होना। अपेंडिसाइटिस जो अपेंडिक्स में कभी कभी जो हमारा सबसे सीकम के जस्ट नीचे का पार्ट है यहाँ पर, वहाँ पर क्या होना, कभी कभी जो एक तरीके से हमें कहते हैं यूजफुल ऑर्गन नहीं है, बट उनमें कभी कभी इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो तो अपेंडिसाइटिस कहलाएगा। तो अपेंडिसाइटिस में अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन होना। यहाँ पर ये जो ग्रिड्रियन इंसिजन लगाया जाता है, ये होता है डाउनवर्ड और इनवर्ड इंसिजन, मैकबर्नी पॉइंट के यहाँ पे लगाया जाता है। और ये लगता है किसमें? अपेंडिसाइटिस के केस में। किसमें लगेगा? अपेंडिसाइटिस के केस में। एक होता है लेंस इंसिजन। किसमें होता है? लेंस इंसिजन होगा। एब्डोमिनल सर्जरी में अलग अलग तरीके के इंसिजन लगाए जाते हैं। ग्रिड्रियन लगता है किसमें? मैकबर्नी इंसिजन भी जिसको हम कह सकते हैं अपेंडिसाइटिस में। लेंस इंसिजन अपेंडेक्टोमी करने में भी यूज़ किया जाता है। यदि हिस्टेरेक्टोमी की जाए तो पी फेनेशनल इंसिजन लगेगा। कोचर इंसिजन यदि पूछे आपको एग्जाम में, आपको यहाँ तो ग्रिड्रियन है, कोचर भी पूछा जाता है। कोचर इंसिजन जनरली लगाया जाता है कॉलीसिस्टेक्टोमी में। किसमें? कॉलीसिस्टेक्टोमी में। कोचर याद रखना है। ग्रिड्रियन पूछे तो अपेंडिसाइटिस में, मैकबर्नी पॉइंट के यहाँ पर। नेक्स्ट वन, द फॉलोइंग आर द थेरापीटिक मेजर्स फॉर कार्डियक वाल्वुलर डिसऑर्डर। तो यहाँ पर अब 4 पॉइंट दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि कौन से फैक्टर्स होंगे कार्डियक वाल्वुलर डिसऑर्डर के लिए, एज थेरापीटिक मैनेज करने के लिए। एंटीकोगुलेंट थेरेपी दी जाएंगी, वल्वोप्लास्टी की जाएगी, बीटा ब्लॉकर्स दिए जाएंगे, एन्यूलोप्लास्टी है जो की जाएगी। क्या यहाँ पर आपका है जो आंसर होगा? तो वो होगा आपका, ये चारों होंगे। यदि किसी को कार्डियक वाल्व की सर्जरी वगैरह हुई है, कार्डियक वाल्व में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको मैनेज करने के लिए एंटीकोगुलेंट थेरेपी भी दी जाएंगी ताकि धक्का ना बन पाए। वल्वोप्लास्टी भी की जाएगी यदि ज़रूरत पड़ेगी, बीटा ब्लॉकर्स दिए जाएंगे और एन्यूलोप्लास्टी भी की जा सकती है। नेक्स्ट वन, कोरिजन पल्स और कोलैप्सिंग पल्स इज द फीचर ऑफ। तो कोरिजन और कोलैप्सिंग पल्स हैं, किसके फीचर हैं? आर्टिक स्टेनोसिस के, आर्टिक रिगर्जिटेशन, मिट्रल रिगर्जिटेशन या फिर आर्टिक एन्यूरिज्म के, किसके हैं? तो ये जो साइन यहाँ पे बताया कोलैप्सिंग पल्स, ये है आर्टिक रिगर्जिटेशन के, महाधमनी में अपर्याप्तता या फिर आर्टिक रिगर्जिटेशन। नेक्स्ट वन इज द पी वेव ऑन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कोरिस्पॉन्ड्स टू। तो यहाँ पर ईसीटी के लिए आपको सेपरेट 2-3 जो क्लासेस अलग से अपडेट की गई थी चैनल पर, आप उनको एक बार जाके चेक कर लीजिए। तो ईसीटी जो है हमारी क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में ईसीजी में क्या होगा? यहाँ पर पी वेव किसको रिप्रेजेंट करती है? एट्रियल डिपोलराइजेशन, एट्रियल रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर विध्रुवीकरण या फिर वेंट्रिकुलर पुनर्ध्रुवीकरण या फिर रिपोलराइजेशन में किसके लिए होगी ये? तो जनरली पी वेव का तो आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन है। क्या है? आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन। नेक्स्ट वन है अब यहाँ पर आपको कि रिस्क फैक्टर्स हैं स्ट्रोक के, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक। तो यहाँ पर मॉडिफाइबल फैक्टर का मतलब होता है जिनको आप बदल सकते हैं। अभी स्ट्रोक के पूछे, डायबिटीज़ के भी पूछ सकते हैं, हाइपरटेंशन के लिए पूछ सकते हैं। मॉडिफाइबल क्या होंगे? डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, हेरेडिटरी, ओबेसिटी। जो चेंज नहीं कर सकते नॉन मॉडिफाइबल, उनमें से होगा आपका डायबिटीज़ को चेंज कर सकते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल आप एक्सरसाइज वगैरह डाइट कंट्रोल करके कम कर सकते हो, ओबेसिटी भी आप चेंज कर सकते हैं। बट आपकी जो हेरिडिटरी है, जो आपके जीन्स हैं, जो आपके सेक्स है, यहाँ पर ये चेंज नहीं होंगे। इथनिसिटी है वो नहीं बदलेगी। मतलब यहाँ पर तीसरे को छोड़ के बाकी 3 हैं, जिसमें तीसरा नहीं हो वो नहीं है। मतलब सी होगा यहाँ पे आपका आंसर। क्या होगा? सी। डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल और ओबेसिटी, इन तीनों को आप चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं,
बट अपनी हेरिडिटरी जो आपकी अनुवांशिकता है, जीन्स है, आप उसको नहीं बदल सकते। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन शुड बी विथहेल्ड अ वीक बिफोर कार्डियक सर्जरी। यदि किसी की हार्ट के रिगार्डिंग कुछ कार्डियक सर्जरी होनी है तो कौन सी मेडिकेशन बंद कर दी जाती है एक हफ्ते पहले ही? रेमिप्रिल, मेटाप्रोलोल, फ्रूसेमाइड या फिर क्लोपिडोग्रल। तो यहाँ पर कौन सी मेडिकेशन है जो बंद कर दी जाती है कोई भी कार्डियक सर्जरी होनी हो तो यहाँ पर जो क्लोपिडोग्रल है क्या है, ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करने वाली मेडिकेशन है, इसीलिए इसको क्या कर दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है। जनरली एंटी प्लेटलेट ड्रग है, ये क्या है, एंटी प्लेटलेट ड्रग है, तो इसको सर्जरी, हार्ट सर्जरी के पहले एक हफ्ते पहले इसको स्टॉप कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज कर्निंग साइन इज द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ विच डिसीज। कर्निंग साइन किस में देखने को मिलते हैं? मेनिंजाइटिस, नेफ्राइटिस, न्यूराइटिस, एपिडेंड्राइटिस, सबको पता है। कर्निंग्स एंड ब्रुजिन्स्की साइन, नचल रिजिडिटी, हेड एक, फीवर, ये सभी साइन है किसके, मेनिंजाइटिस के, जिसमें नचल रिजिडिटी, कर्निंग साइन एंड ब्रुजिन्स्की साइन, ये साइन होते हैं मेनिंजाइटिस के। जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की कवरिंग लेयर है मेनिंग्स, उसमें होने वाली इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन के। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सर्कुलेटरी नर्स। सर्कुलेटरी नर्स की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं? वेरीफाई द कंसेंट, इंश्योर प्रॉपर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइटिंग एंड फंक्शनिंग ऑफ इक्विपमेंट, मॉनिटरिंग असेप्टिक प्रैक्टिस, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द सेकेंड वेरिफिकेशन ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर एंड साइट। तो सर्कुलेटरी नर्स की ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, क्या होगी, ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। तो यहाँ पे आप इसमें देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो यहाँ पर ये होगा डी। नेक्स्ट वन है वियनिंग स्टार्टेड। तो वियनिंग कब से शुरू की जाती है? माँ का दूध छुड़वा के है जो खाना पीना स्टार्ट कराते हैं, वो हम कब कराते हैं? 6 महीने में, 9 महीने में, 12 महीने में कि 15 महीने में? वियनिंग और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग हम स्टार्ट करते हैं जब बच्चे की उम्र 6 महीने हो जाए तब। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक, वीनिंग स्टार्ट करते हैं आफ्टर दैट। बट यदि बच्चा चाहे और मदर चाहे तो अपना ब्रेस्ट मिल्क है जो 2 साल तक फीड करा सकती है, बट विथ वीनिंग और कॉम्प्लीमेंट्री फीड के। आफ्टर द 6 मंथ वीनिंग स्टार्ट की जाती है, बिफोर दैट ओनली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट मिल्क के अलावा कुछ भी नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट वन, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या है? माइकोबैक्टीरियम है, स्ट्रेप्टोकोकस है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया है, या फिर स्टेफाइलोकोकस है? क्या होगा डिप्थीरिया का पॉजिटिव एजेंट? सबको पता है डिप्थीरिया का पॉजिटिव एजेंट होता है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। या तो सी डिप्थीरिया लिखा मिल सकता है, या कॉर्नीबैक्टीरियम मस्त आएगा, आपको डिप्थीरिया नहीं लिखा होगा, क्या होगा? कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया नाम का बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन, द कॉमन सिम्टम ऑफ ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला इज। ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला, फिस्टुला का मतलब होता है कुछ ओपनिंग। अब ट्रैकिया और ईसोफेगस के बीच की जो यहाँ पे ओपनिंग है वो होगी। कॉमन सिम्टम क्या होगा? वॉमिटिंग होगा, टैकीकार्डिया होगा, डिज्निया होगा कि फीवर होगा? सबसे कॉमन सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, क्या होगी? सांस लेने में दिक्कत। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म थंब सकिंग में कॉज इन द चाइल्ड। बच्चे लंबे समय तक अंगूठा चूसते हैं। इवन मेरा बेटा है जो 8 साल का है, वो भी कभी कभी थंब सक करने लगता है। तो रीज़न कभी कभी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है। तो यहाँ पर लंबे समय तक अंगूठा चूसने से डेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, वार्म इन्फेस्टेशन होगा, डिक्रीज न्यूट्रिशनल इंटेक होगी, कि सब कुछ होगा? क्या होगा? यदि बच्चे लंबे समय तक अंगूठा चूसते हैं तो उनके दांतों में समस्याएं हो सकती हैं। क्या है? दांतों में समस्याएं उनके हो सकती हैं। नेक्स्ट वन, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन द न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न बेबी में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? 20 से 40 ब्रीथ पर मिनट, 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट, 60 से 80 ब्रीथ पर मिनट, और मोर देन 70 ब्रीथ पर मिनट। कितनी है जो यहाँ पर रेस्पिरेटरी रेट देखने को मिलती है? तो न्यूबॉर्न बेबी की हम बात कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने एक दिन एक क्लास अपडेट की थी जिसमें किस एज ग्रुप में कितनी है जो रेस्पिरेटरी रेट, वाइटल साइंस, टेम्परेचर, बीपी होना चाहिए। तो एज पर न्यूबॉर्न बेबी में होती है 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट तक। नेक्स्ट वन,
फ्लैग साइन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच डिसीज, जो बाल हैं बालों में झंडे टाइप से दिखने लगते हैं, और ये देखने को मिलता है किसमें, ना तो पोलियोमाइलाइटिस में, ना रिकेट्स में, ना मरासमस में, ना क्वासियोरकर, किस में देखने को मिलेगा? देखने को मिलता है क्वासियोरकर के पेशेंट में। किसमें? कुपोषण। कुपोषण तो आपका मरासमस भी है, लेकिन क्वासियोरकर PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के कारण होने वाली प्रॉब्लम है क्वासियोरकर और मरासमस। बट बालों में झंडे टाइप के निशान देखने को मिलते हैं किसमें? क्वासियोरकर में। नेक्स्ट वन इज राइस वाटर स्टूल्स आर ऑब्जर्व्ड इन, तो राइस वाटर स्टूल किसका फीचर है? टाइफॉइड, कोलेरा, फूड पॉइजनिंग, अमीबिक डिसेंट्री। टाइफॉइड में होता है पी सूप, कैसा? पी सूप। कोलेरा में होता है राइस वाटर स्टूल। याद रखिए, राइस वाटर स्टूल किस में देखने को मिलेगा? कोलेरा में। विब्रियो कोलेरा नाम का जो बैक्टीरिया हैजा फैलाता है उसमें। नेक्स्ट वन इज एवरेज वेट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, तो एक न्यूबॉर्न बच्चे का वजन कितना होता है? नवजात शिशु का औसत वजन 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 3 किलोग्राम या फिर 5 किलोग्राम। तो एक एवरेज हम बात करें न्यूबॉर्न बेबी का वेट होता है 2.5 kg। कितना? 2.5 kg होता है। तो यहाँ पर 2.5 kg नहीं है तो आप मार्क करिए 3 kg को। किसको? 3 kg को। जो डायबिटिक मदर होती है उनके बच्चे 4 किलो तक के हो जाते हैं। यदि बच्चे बिफोर 2.5 kg से कम के हो जाएं तो लो बर्थ वेट बेबीज कहलाते हैं। 4 किलो से ज़्यादा के हो जाएं तो वो लार्ज साइज बेबी कहलाते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज्ड इन हिप्नोसिस, तो हिप्नोसिस में कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है? क्वेश्चनिंग, सजेशन, फ्लूडिंग या फिर डिसेंसिटाइजेशन। कौन सी टेक्निक के थ्रू है जो हिप्नोसिस किया जाएगा? सम्मोहन कहते हैं हम जिसको, होता है सजेशन के थ्रू। किसके थ्रू? सजेशन के थ्रू। नेक्स्ट वन, द 2 main component of primary prevention of mental illness in community setting are, तो 2 मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं? किसी को मानसिक बीमारी से हमें क्या करना है? प्रिवेंट करना है, रोकथाम करनी है मेंटल इलनेस के लिए। तो 2 मेन कंपोनेंट क्या हैं? अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रमोट ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, या फिर रिहेबिलिटेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन। तो आपको यहाँ पर प्रिवेंट करना, दैट मीन्स अभी बीमारी हुई ही नहीं है। बीमारी हुई नहीं है तो डायग्नोसिस और ट्रीट करने की तो बात ही नहीं होती। तो अब यहाँ पे देखिए आपके, और फिर रिहेबिलिटेशन तो और बाद में जाएंगे आप, रिहेब बाद में जाएंगे। तो यदि बीमारी होने के पहले की ही बात की जा रही, मतलब प्राइमरी प्रिवेंशन की बात की गई है। और प्राइमरी प्रिवेंशन का सबसे अच्छा तरीका होता है हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, रिलेटिव ऑफ मिस्टर बी ब्रॉट हिम टू साइकेट्रिक OPD विथ एन एप्लीकेशन मेड आउट टू द मैजिस्ट्रेट एंड गॉट हिम एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। मिस्टर बी गॉट एडमिटेड अंडर विच टाइप ऑफ एडमिशन। जब हम साइकेट्रिक पोस्टिंग में जाते हैं 3rd ईयर में BSc वाले, तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि कुछ लोग हैं जो पुलिस के थ्रू लाए गए हैं हॉस्पिटल में, कुछ लोग जो मजिस्ट्रेट ऑर्डर के थ्रू आए हैं, बट कुछ लोग हैं जो या तो उन्होंने कुछ क्राइम वगैरह किए हैं उसके द्वारा यहाँ पे आए हैं, उनको जनरली पुलिस लेके आती है। तो यहाँ पर उसकी फैमिली ने मजिस्ट्रेट ऑर्डर के थ्रू उसको OPD में लेके आई, साइकेट्रिक OPD में। तो ये एडमिशन किस तरीके का होगा? वॉलंटियर बेसिस तो है नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार कौन पहुँचेगा वहाँ, क्योंकि उसके फैमिली वाले उसको लेके गए विथ मैजिस्ट्रेट ऑर्डर के, तो वो होगा रिसेप्शन ऑर्डर, एडमिशन अंडर रिसेप्शन ऑर्डर। नेक्स्ट वन है यहाँ पर स्पेशल सर्कमस्टेंस और इल प्रिजनर। इल प्रिजनर तो पुलिस वाले लेके जाएंगे उनको। नेक्स्ट है यहाँ पर हु डेवलप्ड द साइको एनालिटिकल थ्योरी। साइको एनालिटिकल थ्योरी किसने दी थी? मैक्सवेल, जॉन ने, एरनबैक, एल्बर्ट एलिस या फिर सिगमंड फ्रूड ने। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी किसने? सिगमंड फ्रूड ने। किसने दी थी? सिगमंड फ्रूड ने। नेक्स्ट है इन विच ईयर द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड। तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है जो कब लाया गया था? 1980, 1982, 1984 या फिर 1983 में।
नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। 10 अक्टूबर को हम हर साल मेंटल हेल्थ डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। और जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है ये आया था हमारा 1982 में। कब आया था? 1982 में, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। नेक्स्ट वन इज न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व्ड इन मैनिक एपिसोड। तो मैनिया के लिए कौन से न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल है? एक्सेसिव लेवल ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन इन डोपामाइन, डिक्रीज लेवल ऑफ डोपामाइन नॉरएपिनेफ्रिन, एक्सेसिव लेवल ऑफ सेरोटोनिन, डिक्रीज लेवल ऑफ सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन का लेवल तो किसमें घटता है जनरली? जो डिप्रेशन वाले होते हैं। तो जनरली नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन क्या है? नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन दोनों के लेवल बढ़ जाते हैं, मतलब खुशी का कुछ ठिकाना नहीं। तो यहाँ पर उन्मत्त और मैनिया वालों में न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व रहेंगे। नेक्स्ट वन है ऑल द फॉलोइंग आर मिसकंसेप्शन अबाउट मेंटल हेल्थ एक्सेप्ट। सभी क्या है यहाँ पर? मिसकंसेप्शन है, माइंड से गलत धारणाएं हैं मेंटल हेल्थ को लेकर, किसी एक को छोड़कर। मैरिज कैन क्योर मेंटल इलनेस। गाँव में आपने सुना होगा कि शादी कर दो बच्चे की दिमागी हालत सुधर जाएगी। दूसरा है मेंटल इलनेस इज कॉज्ड बाय सुपरनेचुरल पावर। दिमागी बीमारी सुपरनेचुरल पावर के कारण होगी, भूत प्रेत लग गए किसी को। मेंटली इल पेशेंट्स आर डेंजरस, मेंटल इलनेस इज क्योरेबल। मेंटल इलनेस को लेके सभी मिसकंसेप्शन है, किसी एक को छोड़कर। तो मिसकंसेप्शन नहीं है, मतलब वो क्या होगा? डी, मेंटल इलनेस इज क्योरेबल। नेक्स्ट वन, while planning nursing process for a client who is at risk for suicide, which of the following is a priority area for providing care। जब आप नर्सिंग प्रोसेस के जो आप किसी पर्सन को क्या है सुसाइडल रिस्क ज़्यादा है तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? उसकी स्लीप, सेल्फ स्टीम, सेफ्टी और न्यूट्रिशन। तो सुसाइडल वाले केस में आपकी प्रायोरिटी होती है उसकी सुरक्षा, सेफ्टी की आपकी नज़र हटी, दुर्घटना घटी वाली यहाँ पे कंडीशन ना हो जाए। ना न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन किसको देंगे जब आपका पेशेंट ही नहीं रहेगा? किसको सुलाएंगे या किसकी सेल्फ स्टीम आप बचाएंगे? तो इन नर्सिंग प्रोसेस यदि सुसाइडल वाले, डिप्रेशन वाले हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है क्या? सेफ्टी। नेक्स्ट वन इज, अब यहाँ पे आपको जोड़ी मिलानी है। जोड़ी मिलानी है आपको, एक साइड आपको प्लेसेंटा के एबनॉर्मलिटीज़ है और दूसरे साइड क्या है जो यहाँ पर होगा? बैटलडोर प्लेसेंटा, सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा, वेलामेंटस प्लेसेंटा, प्लेसेंटा सक्सिनेट्रा। जोड़ी मिलाना है आपको यहाँ पर, तो बताइए कि किसमें क्या होगा आपका? बैटलडोर, सर्कमवेलेंट, वेलामेंटस या प्लेसेंटा सक्सिनेट्रा। ये आपकी ओबीजी का क्वेश्चन है। फिर एक साइड कहा है द कॉर्ड इज अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन, वन और मोर एसेसरी लोब्स डेवलप इन द मेम्ब्रेन अपार्ट फ्रॉम द मेन प्लेसेंटल बॉडी। मेम्ब्रेन ऑफ द प्लेसेंटा फोल्ड बैक अराउंड इट्स एज। द कॉर्ड इज अटैच्ड टू द मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा। क्या होगा यहाँ पे आपका आंसर? तो यहाँ पर बैटलडोर प्लेसेंटा क्या है? बैटलडोर प्लेसेंटा। बैटलडोर प्लेसेंटा में जो कॉर्ड अटैच होती है कहाँ से होती है? मार्जिन से। कहाँ से होती है? मार्जिन से। तो ए का आपका हो जाएगा फोर्थ। क्या हो जाएगा? फोर्थ। फिर है आपका सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा। इसमें प्लेसेंटा फोल्ड हैं जो क्या होंगे? बैक साइड से होंगे। किससे होंगे? बैक साइड से होंगे, तो ये हो जाएगा आपका बी। फिर आता है आपका वेलामेंटस प्लेसेंटा। क्या होगा? वेलामेंटस। वेलामेंटस में कॉर्ड है जो ओनली अटैच्ड होगी मेम्ब्रेन से, बस। किससे? मेम्ब्रेन से। और सक्सिनेट्रा वन और मोर एसेसरी लोब हैं जो बन जाएंगे। एक से ज़्यादा लोब हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। तो आपका आंसर होगा ए का फोर्थ, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 2। दैट मीन्स यहाँ पर ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पे क्वेश्चन, द फर्स्ट फीटल मूवमेंट दैट इज फेल्ट बाय द मदर इज नोन एज। माँ के द्वारा सुनी हुई बच्चे की पहली हलचल क्या कहलाती है? लाइटनिंग,
बलॉटमेंट, इंगेजमेंट या फिर क्विकनिंग, ये कहलाती है क्या? क्विकनिंग। क्या होगी? क्विकनिंग, जो कि 20 वीक की प्रेगनेंसी में माँ को फील होती है। किसमें? 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी में माँ को ये फील होती है। तो आई होप सो कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट वगैरह रह जाए आपको तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। और जो भी लोग MP ग्रुप 5 के पेपर्स लेना चाहते हैं तो उनको PDF अवेलेबल है। ओनली 150 रुपीज़ में आपको MP ग्रुप 5 के टोटल 17 पेपर अवेलेबल हैं, तो आप उनको ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।